एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबीयत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। मैं अभी और कुछ और कहता कि इस दरवाजे पर उभरने वाली दस्तक ने मेरी जुबान पर खामोशी की मोहर लगा दी। वीनश ने जवाब में वहीं बैठे बैठे आवाज़ लगाई, अंदर आ जाओ। उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही जगदेव अंदर आ गया था। वो मेरे जिस्म पर उजला कुर्ता पाजामा देखकर ठटका। फिर वीनश से अंग्रेजी में कहने लगा, कमाल है भाई, आप इस अहमक के पास बैठे हो, इधर परियां आपकी मुंतज़िर हैं। कैसा गिला पाया है जालिम ने, रंग जमा हुआ है, देखोगे तो तड़प जाओगे। चलिए चलिए अब उठिए, नहीं तो मैं इसे यहाँ ले आऊँगा। हम उधर ही आ रहे थे, कुछ सर भारी सा है, सोचा मार्टिनी के 2 पैग पी कर चलें। आज ये बटनागर भी कम वक्त गायब है, क्या वो उसी तरफ गया हुआ है? वीनश ने मुज़म्मल लहजे में पूछा। नहीं तो वो वहाँ तो नज़र नहीं आया। आज ही भटना को घर को गोली मारो, आओ उधर चलते हैं, तुम्हारी तबीयत दुरुस्त ना हो जाए तो कहना, जगदीप ने आंख मारकर कहा। अच्छा भाई चलते हैं, तुम हमें कहीं का ना रखोगे, तुम तो हमें बर्बाद कर दोगे, वीनस चंद्र ने हंसते हुए कहा और उलकसाते हुए उठकर मुझे इशारा किया। मैं भी उसके पीछे हो लिया। ड्राइंग रूम से बाहर आकर मैंने दरवाज़ा मुतकफल किया। राहदारी के बाहर दरबान ऊँग रहा था। बटनागर के कमरे में खामोशी छाई हुई थी। भून में ये वक़्त ही रंग तरंग का था। रास्ते में वीनस चंद्र को कई मुलाजमों ने झुककर सलाम किया। वो सरसरी अंदाज में सर हिलाता हुआ रक्स गाह में दाखिल हो गया। मैंने देखा कि मुगल बादशाह के तामीर के किए हुए किसी शीश महल में आ गया हूँ। वहाँ रंग बिरंगी रोशनियाँ झलमला रही थीं। झाड़ फानूस, दीवारों पर नक्काशी और शीशे का काम, फर्श पर कालीन और सरसराते रेशमी पर्दे। वो जन्नत का कोई गोशा था जहाँ परियां बैठी हुई थीं, एक से एक हसीन। कई ताइफे एक कतार में बैठे हुए थे और अपनी अपनी बारी के मुंतज़िर थे। वीनस चंद्र गाउन तकिए के सहारे बैठ गया। जगदीप उसके बराबर था। मैं जूतियों के करीब एक कोने में टिक गया। एक मैजबी ने तिबले के थाप पर घुंघरों को हंसाना शुरू किया और दूसरी हसीन लड़की ने बैठे बैठे अपने होंठों को जुम्बश दी। तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दिलकश साज बज रहा हो और वो गज़ल सरा थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। जैसे ही उसने मिसरा उठाया, वीनस चंद्र ने पहलू बदला और पीछे मुड़कर देखा। मैं यह हस्बे हाल शेर सुनकर ही सहम गया था, जैसे इस गज़ल सरा को सब मालूम हो गया हो। वीनस ने मेरी कसमसाहट महसूस कर ली और हाथ के इशारे से किसी दूसरी गज़ल की फरमाइश की। लड़की ने कमाल शाइस्तगी से मुस्कुराकर दूसरी गज़ल का मिसरा उठाया। मौसम भी गुलाबी है और रात सुहानी है, ऐसे में चले आओ घर, मुझ से निभानी है। उस कताला ने यह गज़ल क्या छेड़ी, समा बंध गया और उस पर रक्कासा ने ऐसा रक्स किया कि जैसे ये उसका आखिरी रक्स हो। कहते हैं कि मौसीकी में जादू होता है। मेरे दिमाग पर बटना घर का भूत सवार था, लेकिन अब मुझे कुछ पता नहीं था कि चंद घंटे पहले मेरे हाथों एक देव कामत शख्स का खून हो चुका है। उस संगीन वाक़े की शिद्दत मौसीकी और रक्स ने अपने अंदर जज्ब कर ली थी। अब मैं उनके मुंह से निकलने हुए शीरी बोलों में खोया हुआ था। वीनस चंद्र की भी यही हालत थी। वो भी झूम रहा था और ये रात किसी तवील ख्वाब की मानत थी, डरावना और सुहाना ख्वाब। रात को देर तक ये महफिल गर्म रही। वीनस चंद्र ने उसे जल्द ही ख़त्म करने का ऐलान किया और तय पाया कि दूसरे दिन बाकी ताइफों को जहमत दी जाएगी। मैं जगदेव और वीनस को छोड़कर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। इस वक्त नाकाबिले बयान एहसासात ने मुझे घेर रखा था। वीनस चंद्र तो कुछ और ही रंग में सामने आया था। मुझे अपने हाथों से चिढ़ होने लगी, जैसे वो मेरे हाथ ना हों। उन हाथों ने कई आदमियों की ज़िंदगी छीन ली थी। मोहित चंद्र को मालूम हो गया था कि मैं एक कातिल हूँ और उसका भाई वीनस चंद्र मेरे उन बदबख्त हाथों से होने वाले एक भयानक कत्ल का चश्मदीद गवाह था।
میں نے چاہا کہ گھر جانے کے بجائے صدر دروازے سے باہر نکل جاؤں اور راجے پور چھوڑ دوں۔ نہ معلوم آگے اور کتنے لوگ مارے جائیں گے اور کیا کیا خطرے پیش آئیں۔ ان راجکماروں کی دوستی کا کیا بھروسہ، پل میں ماشا پل میں تولا۔ موہت چندر کی طرح یقیناً وینس چندر بھی مجھے اپنے خوفناک عزائم میں استعمال کرے گا۔ میں اور مصیبتوں میں گر جاؤں گا۔ ڈالی پہلے بھی تنہا زندگی گزارتی تھی، مجھے رو پیٹ کے چپ ہو جائے گی، مگر جب شاردا کا خیال آیا تو سب اندیشے میرے دماغ میں پرواز کر گئے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ شاردا کو چھوڑ کر چلا جاؤں۔ میں نے اپنے دروازے پر دستک دی تو ڈالی جاگ رہی تھی۔ اتنی دیر کیسے ہو گئی شیرو؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ وینس چندر مجرے میں لے گیا تھا، بڑی حسین حسین لڑکیاں دیکھیں، رات کو نیند بھی نہیں آئے گی، میں نے شوخی سے کہا۔ وہ تجھے خراب کر دے گا اور تو ان حرامیوں کی صحبت کا ایسا عادی ہو جائے گا کہ یہاں سے تیرا جنازہ ہی نکلے گا۔ ڈالی، میں نے کسی شرابی کی طرح کہا، چھوڑ یار، تنگ نہ کر، کھانا کھلا، کچھ لائی ہے باندھ کے۔ آج بہت موڈ میں ہے شیرو، کیا دارو پی رکھی ہے؟ آج بہت سی کڑوی اور میٹھی شرابیں پی ڈالی ہیں۔ میں نے صحن میں اسے اپنے گوشت میں جکڑ لیا۔ پیچھے ہٹ، اور وہ میرا منہ سونگھتے ہوئے مجھے دھکیل کر بولی، ضرور آج کوئی بات ہے، تیرا دماغ اپنی جگہ نہیں ہے۔ میں پاگل ہو گیا ہوں ڈالی، آج رات تو میرا جسم خوب دبا، میں قسم کھاتا ہوں کہ تو میرے لیے وہی رہے گی جو ہے۔ جینے کی باتیں کر شیرو، مجھے ہول آتا ہے، تو کسی دن مجھے خوب رلائے گا، زندہ نہیں رہنے دے گا مجھے، اپنا انجام اچھا نظر نہیں آتا۔ پگلی دنیا میں تمام انسانوں کا انجام موت ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، چل کھانا کھلا اور میرے قریب بیٹھ جا۔ یہ کپڑے کس کے پہن کے آیا ہے؟ تیرے کپڑے کہاں گئے؟ خون کے کپڑوں کا کیا کرتا؟ میرے منہ سے نکل گیا۔ کیا؟ اور وہ لڑ کر بولی، کیا پھر کسی؟ چپ رہ، آہستہ بول، میں نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ مجھے اور پشیمانی ہوئی کہ میں نے اس سے یہ کیا کہہ دیا ہے۔ اس کا منہ لٹک گیا اور آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے بڑی خاموشی سے میرے آگے کھانا رکھ دیا۔ میں نے پراٹھوں پر رکھی ہوئی آلو کی ترکاری جی بھر کے کھائی، پانی پی کر ایک انگڑائی لی اور ڈالی کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا۔ ہر بات مت پوچھا کر، سمجھ لے کہ مجھے اپنی زندگی کا بار بار صدقہ دینا پڑتا ہے، سمجھی؟ اب کہ کون تھا؟ وہ خوف زدہ آواز میں بولی۔ میرا کوئی دشمن ہی ہوگا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اور تو سب خیریت ہے نا؟ بالکل خیریت ہے، جبھی تو میں یہاں نظر آ رہا ہوں۔ فکر مت کر ڈالی، تجھے رانی بنا دوں گا، میں تجھے سونے میں پیلی کر دوں گا۔ پھر تو حکم چلانا، گڈے کو انگلینڈ پڑھنے بھیجنا، میں بہت بڑا جواری بن گیا ہوں۔ اس بار جیتنے کے امکانات قوی ہیں۔ مجھے سونے چاندی اور حکم چلانے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ وہ تینگ کر بولی، میں تو سیدھی سادی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ بے وقوف، سب مایا ہے۔ انسان کی کیا حیثیت ہے؟ چوپایا ہے، چونٹی ہے، مچھر ہے، کھٹمل ہے۔ انسان بننے کے لیے دولت لازمی ہے۔ جب تک دنیا میں دولت نہیں، انسان جانوروں کی سی زندگی بسر کرتا تھا، سمجھی؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ لیٹ جا، اپنے بستر پر چلا جا پیارے شیرو، ڈالی مذاق اڑاتے ہوئے بولی۔ دولت نصیب سے ملتی ہے اچھے شیرو، تیرا نصیب کھوٹا ہے، تیرا چہرہ اچھا ہے، اپنی کھال میں رہ، بس سو جا، وہ مجھے چادر دیتے ہوئے بولی۔ دیکھنا، زندگی رہی تو دیکھنا پیاری ڈالی، مائی ڈارلنگ۔ اچھا، اب میرے بستر پر آ جا اور ذرا میرے سر تو دبا۔ ڈالی میرے سرہانے بیٹھ گئی اور محبت سے سر دبانے لگی۔ میں نے اس کے نرم و نازک ہاتھ اپنے لبوں سے مس کیے اور اسے سینے سے لگا لیا۔ پھر میں نے اس کی پیشانی کا بوسہ دیا اور اسے کہا، اب سو جا۔ کیوں؟ اور میں ابھی تھکی تو نہیں؟ وہ ضد کرتے ہوئے بولی اور میرے پاس ہی لیٹ گئی۔ میں نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ جا، اپنے بستر پر چلی جا، میری آواز میں گھبراہٹ تھی۔ کیوں؟ اس نے توانا لہجے میں کہا، کیا تو ٹوٹ رہا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں، میں نے کب سے کہا، مگر بہتر یہی ہے، میں تو یہی تیرے پاس ہوں گی، وہ مچلتے ہوئے بولی۔ میں بہت مضبوط اعصاب کا آدمی ہوں، اطمینان سے سو ڈالی، اطمینان سے سو، میں نے اپنے ہاتھ سختی سے بند کرتے ہوئے کہا۔ تو بہت بڑا آدمی ہے، وہ کچھ تھوڑ دیر توقف کے بعد بولی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اسے خود سے بہت قریب کر لیا، لیکن چند ثانیوں کے تذب ذب کے بعد میرا ذہن ہلکا تھا۔ ڈالی، میں نے تمام گداز سمیٹتے ہوئے کہا، میں تیرے لیے کیا کیا سوچتا ہوں۔ وہ پھر کچھ نہیں بولی اور میری پناہ میں دبکی رہی۔ رات خاصی گزر گئی تھی۔ گڈے کے قسم مسانے پر وہ اٹھ کر چلی گئی تاکہ مستند مرغے اذان دینے لگے۔ میں صحن میں آ گیا اور ابھی تک گہرا اندھیرا طاری تھا۔ میں تھم سے سر ٹھکائے صحن میں بیٹھ گیا۔
भटनागर की अचानक गुमशुदगी से भून में सरासीमगी फैल गई। भटनागर की अचानक गुमशुदगी से भून में सरासीमगी फैल गई। रियासत के 2 पुलिस अफसर वीनस चंद्र के पास आए और वो तिजोरी देखी जहां से जेवरात और नकदी गायब थी। दिन चढ़े हर शख्स की जुबान पर भटनागर के फरार और चोरी का वाकया था। मेरी एमा पर वीनस चंद्र ने भटनागर के दोनों मतहतों को फौरन मुअत्तल कर दिया और उनकी जगह आर्जी तौर पर 2 कम दर्जे के मुलाजमों को तरक्की दे दी गई। पुलिस अफसर ने मेरा बयान भी कलमबंद किया और दरबान का भी। यह बात साबित हो गई थी कि रात के वक्त भटनागर नहीं था। दरबान ने बताया कि उसने उसे वापस आते हुए नहीं देखा। तिजोरी खुली हुई थी और रकम भी गायब थी, और ये वो तिजोरी नहीं थी जिसमें तस्वीर के पीछे तय खाने का रास्ता खुलने की तकलीफ थी। रियासत के मुख्तलिफ थानों में भटनागर की चोरी की इत्तला दे दी गई। वो अजमेर का रहने वाला था। चुनाचा अजमेर की पुलिस को भी मतला कर दिया गया कि अगर वो अपने मकान का रुख करे तो गिरफ्तार कर लिया जाए। वीनस चंद्र के ड्राइंग रूम में दिन भर बड़ी भीड़ रहती थी। भून का हर अहम और गैर अहम शख्स, राजेपुर के अमीर और जगदीप वहां मौजूद थे। कुछ बूढ़े वीनस चंद्र को मशवरे दे रहे थे कि इस भून में कोई पलीद आत्मा आ गई है, रोज एक हादसा हो जाता है, किसी पंडित को बुलाना चाहिए। गर्द के जिसकी समझ में जो आ रहा था वो मशवरे दे रहा था। पारो भी उस दिन कुछ अफसुर्दा सी थी। मुझे यह मालूम था कि भटनागर ने कौन कौन से आदमी उसकी हिफाजत के लिए तैनात किए हैं। मैंने उनकी ड्यूटी भी बदलवा दी। रात तक प्रकाश भून में भटनागर के फरार का चर्चा रहा। जगदेव और पारो के अलावा भून के बहुत से दूसरे लोगों का भी यही ख्याल था कि यह काम भटनागर ने नहीं किया। वो तरह तरह से भटनागर के हुस्न सलूक, वफादारी और दयानतदारी का तज़किरा करते थे, लेकिन मामला बिल्कुल साफ था। तिजोरी से एक बड़ी रकम गायब थी और भटनागर मौजूद नहीं था। इस मौके पर वीनस चंद्र का गुस्सा काबिले दी था। उसने जगदीप, पारो, शंतला प्रेत और भून के बहुत से लोगों के सामने बारी बारी मुलाजमों को तलब किया और उन्हें धमकियां दी कि अगर आइंदा कोई गैर जिम्मेदारी की गई तो उन्हें मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाएगा और सख्त सजाएं दी जाएंगी। मुझे भी उन सब लोगों की मौजूदगी में उसने सख्त सुसख्त कहा और हुक्म दिया कि मैं आइंदा बाकायदा पतलून और बंद गले के कोट में यहाँ हाजिरी दिया करूँ। मुझे कुछ जिम्मेदारियां सौंपने के अलावा धमकी भी दी गई। वीनस चंद्र ने यह मौका गनीमत समझकर बहुत से मुलाजिम उलट पलट कर दिए। मेरा ख्याल है कि उसने बाद अहकाम नाफज करने में खासी तेजी दिखाई थी। सब खामोशी से वीनस चंद्र का इश्ताल देख रहे थे और जो उससे मुखलस थे वो शीशे की उसकी तायद कर रहे थे। तरवीद, इनकार और टोकने का महल नहीं था, इसलिए उसके हरीफ अशारतन और किनायतन दबी दबी जबान में अपने वसवसों का इजहार करते और खामोश हो जाते। असल में ये मौका वीनस की तायद ही का था कि मुलाजमों के हाथों दौलत ज़ाया होने से भून के अखराजात में कमी का अंदेशा भी मौजूद था। भटनागर की मौत ने बड़ा काम दिखाया। जगदीप और पारो ने अपना ज़्यादातर वक़्त वीनस चंद्र के साथ गुजारना शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि वीनस इन दिनों के इल्म में लाने के बाद भून के मुलाजमों की रोज़ाना तब्दीलियाँ कर रहा था। तीसरे चौथे दिन भून के मखसूस दर्जी ने मेरी वर्दी सी कर दी। बहुत दिनों के बाद मैंने ये लिबास पहना था और ख़ुद मुझे अपने आप पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं हूँ। उस लिबास में मेरी शक्ल सूरत ही बदल गई थी। मैं लंबे कद, सुर्ख और सफ़ेद रंग के एक खूबसूरत स्मार्ट नौजवान के सूरत में उभर कर सामने आया था। जिस वक्त मैं ये लिबास पहनकर वीनस चंद्र के पास पहुंचा, वो देखता ही रह गया। वहाँ पारो भी बैठी हुई थी और वो भी एक टिक मुझे देखती रही। मैंने इशारों में उसे कहा कि कहो मेरा जिस्म का ये फ्रेम पसंद आया। उसकी निगाहें मेरी वजाहत की दाद दे रही थी। जब प्रीत अपनी बहनों के साथ उस तरफ आई तो वो भी मबहूत होकर मुझे घूरती रही। उसने अपनी बहनों से अंग्रेजी में कहा, ये जंगली तो बिल्कुल शहरी बन गया है, इसे वीनस से कहकर अपनी तरफ रखवा लो ना। किसी ने उसे कहा, और मैं इस इडियट को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने दिल में कहा कि बीबी आप मुझे खूब बर्दाश्त करेंगी। मैंने आपका नाम अपनी फहरिस्त में लिख लिया है। ये फहरिस्त रोज़ बरोज़ तवील होती जा रही थी। फ़िलहाल मैंने उसमें वीनस का नाम खारिज कर दिया था,
लेकिन रोज मुझे अपने बारे में नए कमेंट सुनने को मिलते और मैं नामों का इजाफा करता रहा। असल में यही वो फहरिस्त थी जिसने मुझे प्रकाश बोर्ड में मजीद क़याम करने के लिए मजबूर कर दिया। बटनागर के कब्जे के 3-4 दिन के बाद हालात खासे सुधर गए। मुलाजम बड़ी मुस्तैदी से अपने फराद अंजाम दे रहे थे। चौथे दिन इत्तफाक से तशलिये का मौका मिल गया। वीनश ने मुझसे पूछा, मोहनदास क्या ख्याल है? आप ज़रा तेज़ जा रहे हैं वीनश बाबू, मैंने संजीदगी से कहा। यह बात आपके मुखालफों को बरहम कर सकती है, रफ्तार ज़रा आहिस्ता कर दीजिए। मोहनदास, मैं इन साजिशों की कमर तोड़ देना चाहता हूँ। उनका असली काम उन्हीं मुलाजमों के ज़रिए होता है जो खाते यहाँ का हैं और पैसे की लालच में अपने मालिक से गद्दारी करते हैं। मैं बून के साजिशी लोगों को मुअत्तल कर देना चाहता हूँ, लेकिन असल साजिशी तो मौजूद रहेंगे। मुलाजम बेचारे दरमियान में ख्वाह मुख्वाह मारे जाएंगे। आपको पता है कि जहाँ उन्हें खरीदा नहीं जा सकता वहाँ उन्हें ये ज़ोर, ताकत, धमकी और धांधली से मजबूर किया जाता है। बुनियादी तौर पर इन साजिशों से निमटने की ज़रूरत है। तुम सही कहते हो, मगर हम उन पर भी अभी हाथ नहीं डाल सकते। ये लोग हमारी नज़र में हैं, उनका भी कोई इंतज़ाम करेंगे। विनश बाबू, मैंने ख्याल अंगेज लहजे में कहा। एक बात कहूँ? कहो, वो बेचैनी से बोला। ज़रा इन रानी और बहनों को भी करीब लाइए जिन्हें महेश चंद्र जी ने खुद से दूर कर दिया था। आपके सुर्गबाशी पिता प्रकाश चंद्र ने गार्ड से ऐसी बेरुखती इख्तियार की थी कि सब बेमहार हो गए। उन्हें तोहफ़ दीजिए, कभी कभी उनके पास जाया कीजिए, उनसे घुलिए मिलिए कि आपकी कई जवान बहनों की शादी हो जानी चाहिए। किसी ने उनके बारे में संजीदगी से नहीं सोचा। आपके पिता को भून के अंदर होने वाले हंगामों से कोई सरोकार नहीं था। चुनाचा सब एक ही रंग में रंग गए। उनके रिश्ते तलाश कीजिए और उन्हें यकीन दिलाइए कि आपकी मौजूदगी में वो सबसे ज़्यादा महफूज हैं। उनकी दिलबस्तगी के सामान पैदा कीजिए। मेरी बातें आप समझ रहे हैं? हम खूब समझ रहे हैं। तुम बहुत काम की बातें करते हो। हमें तुम्हारी दोस्ती पर नाज है। तुम और कहो, हम सुन रहे हैं। एक बात और, मगर वो ज़रा, मैं झिझक कर हो गया। कहो कहो, उसने मेरी हौसला अफजाई की। बात तो बहुत बुरी है, पर मैंने सुर्गबाशी कंवर जी को देखा था, इसलिए हिम्मत पड़ रही है। वीनस चंद्र बाबू, आप पारो रानी को खुद से करीब कीजिए। क्या कह रहे हो मोहनदास? ये कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन नहीं है? पारो रानी से तलक बढ़ाइए साहब, ज़रा गहरी दोस्ती गांठ लीजिए। समझे आप मैं क्या कह रहा हूँ? क्या किसी को कत्ल करना अच्छी बात है? ज़ाहिर है कि कोई शरीफ आदमी ऐसा कदम नहीं उठाएगा, मगर जब वो मजबूर हो जाएगा तो सब कुछ कर गुजरेगा। पारो रानी के हाथ बड़े मालूम होते हैं, उनकी रसाई दूर दूर तक है। हम ये बात तो जानते हैं, तो फिर देर क्या है? एक ज़रा तन्हाई में वक्त गुजारिए। हाँ, वो हसीन भी बहुत है। मोहनदास, वो नागवारी से बोला, तुम ज़्यादा जहानत का शिकार तो नहीं हो गए? बहरहाल मैं तुम्हारे मशवरे पर अमल करूँगा। मुझे अब तक अपने खून आलूद कपड़े घर ले जाने और उन्हें ज़ाया करने का मौका नहीं मिला था। खुशकिस्मती से अभी तक उस पैकेट पर किसी की नज़र नहीं पड़ी थी। ये बटनागर की यादगार थी। जब मैं उन्हें ले जा रहा था तो वीनस चंद्र ने देख लिया और मुस्कुराते हुए बोला, हर निशानी मिटा देना चाहते हो? हमें बस यही अफसोस है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। तालीम तो क्लर्क पैदा करती है जनाब। मैंने चलते चलते एक फिक्रा उसकी जन्म उछाला और उसे हैरान छोड़कर चला आया। घर आकर सबसे पहला काम मैंने ये किया कि कपड़े नल के नीचे डाल दिए और डाली को हिदायत की वो कि उन्हें किसी मुनासिब रंग में डुबो दे। हालात की मौजूदा रफ्तार तसल्ली बख्श थी। उस उखाड़ पिछाड़ उलट पलट में एक लुत्फ आ रहा था और सभी को चंद दिनों बाद ये पता चल गया था कि मैं वीनस चंद्र के करीब 3 आदमियों में शामिल हूँ। चुनाचा मुलाजिम मुझसे अपनी सिफारिशें करा के ड्यूटियाँ बदलवाने की कोशिश करते। अब मेरा लिबास खास मुलाजमों का था और मुझे अच्छे खासे इख्तियारात हासिल थे और बेबातन इन इख्तियारात की कोई हद नहीं थी। मैंने इस अरसे में अपनी सारी तवज्जो मुलाजमों की नकलो हरकत का सुराग लगाने पर सिर्फ की थी और उसका नतीजा ये निकला कि मेरे पास जमा और नफ़ी की 2 खाना फहरिस्त बन गई थी और अभी तक जो मुलाजिम आलूदा नहीं हुए थे वो मस्बत के खाने में और जो किसी न किसी तौर पर खरीदे जा चुके थे वो मनफी के खाने में लिख दिए जाते थे। इसके साथ साथ हमने एक और काम किया। आधी रात गए हमने भून के सुनसान इलाकों में फायरिंग कराई और सायरन बजवाए ताकि भून के मकीनों पर दहशत बैठी रहे और वीनस चंद्र को उसी हंगामी हालत में हंगामी फैसले करने का जवाब मिल सके।
बून की जिंदगी बदल रही थी। शुरू रात ही को सन्नाटा तारी हो जाता। रोजाना मुजरे की बजाय हफ्ते में सिर्फ 3 दिन उस ऐशो इशरत के लिए मखसूस किए गए थे, क्योंकि बड़े लोग मौसीकी और रक्स रखाए बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इमारत के अजहार के लिए खूबसूरत गले और शीरी बदन तवाइफों की जरूरत पड़ती है। ये दौलत का एक लाजमा है। हफ्ते में 3 दिन उमराए राजापुर और खुशामदियों की आमद रहती। बून में और दिलचस्पियों का इजाफा कर दिया गया। बाग नए सिरे से तरतीब दिया जा रहा था। बिलियर्ड की मेज़ें मुख्तलिफ कमरों में लगा दी गईं और टेबल टेनिस, बैडमिंटन और टेनिस के लिए पार्टियां बन गई थीं, जिनके बाकायदा मुकाबले शुरू करने का फैसला किया गया था। इन मसरूफियात ने मुझे अपनी जान को सीने से लगाने, अपने फूल सुंगाने और अपनी दौलत देखने का वक्त नहीं मिला था। यूं उससे रोज़ ही मुलाकात होती और नज़रों में हज़ारों शिकवे, हज़ार सलाम, हज़ार प्याम हो जाते थे। वो मेरे दिल में प्योसत हो गई थी। मैं अब उसके सामने नहीं रहता था, लेकिन वो हर वक्त मेरे सामने रहती थी। बून में हसीन लड़कियों की कमी नहीं थी, मगर वो सबसे शानदार, सबसे अलग थी। उसके यहाँ एक वकार था। मैं बाज़ औक़ात दूसरी लड़कियों से उसका मुवाजना करता तो मुझे अपनी किस्मत पर नाज होने लगता कि वो मोम की गुड़िया, वो कांच की लड़की, वो गुलाबी शुहाबी दोशीज़ा, उसके बदन से अच्छा कोई रंग नहीं था। उसका बदन फसी था और उसकी निगाह बलीग थी। इस दूरी ने और इश्तियाक बढ़ा दिया और मुझे डर था कि कहीं ये दौलत छीन ना जाए। जगदीप इससे बात करने की कोशिश करता तो मेरे दिल में सुइयां चुभने लगती। जब बेताबी हद से सवा हो चाहती तो मैं उसकी तरफ चल पड़ता। पहले की बात और थी, अब कदम कदम पर मेरे लिए खतरे थे। लोग तलाश में थे कि मुझे वीनस की नज़र में पस्त कर दें और मुझे सजा दिलाने का बहाना ढूंढ लें। इसीलिए मैं बहुत एहतियात से कदम बढ़ा रहा था और उससे बात किए दिन गुजर गए थे। शायद उसका भी यही हाल था। उसने एक रात मालती के जरिए मुझे अपने पास बुलवा लिया। बून के लोग बड़े हाल में बम्बई से आए हुए एक मद्दारी का तमाशा देख रहे थे। जन्नान खाना खाली था और किसी के जल्द आने की तवक्का भी नहीं थी। मालती को किसी काम से लगाकर वो मुझे अपने ख्वाबगाह में ले आई। वो हस्बे मामूल धानी रंग की साड़ी में मलबूस थी, जिसके ब्लाउज और साड़ी के दरमियान उसकी कमर किसी शाख नादक की तरह लहरा रही थी। मोहन, वो वराफ्तगी से मेरी तरफ बढ़ी तो मैंने इतनी शिद्दत से उसे बेंचा कि उसकी सांस रुकने लगी। मोहन, वो थर्राई हुई आवाज में बोली, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं। तमाम बातें कर लेना, मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ। मैंने उसका चेहरा दोनों हाथों में उठा लिया और देर तक तकता रहा और उसकी आंखें लबरेज थीं। बात छिलका ही चाहती थी। तुम आग से खेल रहे हो, शायद मैंने तुम्हें गलत समझा है। शारदा, ऐसी बातें मत करो, मैं गिर जाऊंगा। सीने की तह से आवाज निकली। मैं सब देख रही हूं, तुम जो कुछ कर रहे हो। ठीक है, वीनस भी तुमसे बहुत खुश है। बून का माहौल बहुत से अच्छा है, मगर हमें यहाँ नहीं रहना। तुम ये बात क्यों नहीं समझते? मैं इस जिंदगी से नफरत करती हूँ। तुम्हें आकर यहाँ से चलने में अब कौन सी रुकावट दरपेश है? मैं समझती हूँ कि शायद मैंने पूरी तरह तुम्हारे दिल में घर नहीं बनाया है, वो रेत का घर बंदा है। शारदा, तुमने एक पुख्ता महल मेरे कल्बो दिमाग में बनाया है, उसे कोई नहीं गिरा सकता। मगर मैं अपना इत्मीनान बहाल करना चाहता हूँ। मैं उन सरकशे लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक गरीब शख्स की भी कोई इज्जत होती है, वो भी आला दिमाग रखता है। बस चंद दिनों की जुदाई और है, लेकिन मुझे धड़का लगा रहता है कि कहीं तुम मुझसे छिन ना जाओ। और तुम्हें इन मामलों में गिरा देकर मुझे खौफ खाए लेता है कि तुम मुझसे बिछड़ ना जाओ। इन घिनौने लोगों में तुम गंदे ना हो जाओ, तुम्हारा ये साफ सुथरापन, ये असलीपन खत्म ना हो जाए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं महफूज रहूँगा। बस मुझे इतना इत्मीनान दिला दो कि तुम किसी लम्हे भी मुझसे मुनहरफ नहीं होगी। तुमने जो कुछ मुझे दिया है मुझसे नहीं छीनोगी। मैं तुम्हारा मालिक ही रहूँगा। क्या तुम मुझे कमज़ोर और इरादे की लड़की समझते हो? क्या मैं तुमसे ये रब्ता अपनी दिलबस्तगी के लिए कायम रखे हुए हूँ? तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। शारदा, मैंने उसी के हाथ तुम लिए और मैं तुम्हारी तौहीन करने का ख्याल भी नहीं कर सकता। तुम मेरी इज्जत हो, मेरी ज़िंदगी हो। मोहन, भगवान के लिए इस बोचड़ खाने से चलो। तुम्हें किसकी नज़र में बुलंद होना है? मेरी नज़र में मैं तो तुम्हें देवता समझती हूँ। मैं तुम्हारे सामने अपने आइंदा दिनों में शर्मिंदा होना नहीं चाहता, इसलिए मेरा यहाँ कुछ देर रुकना ज़रूरी है। किस कम वक्त का यहाँ जी लगता है, लेकिन शारदा कुछ दिन और इंतज़ार कर लो, मैंने हसरत अमीद आवाज़ में कहा। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आती। शायद तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो,
कोई और मजबूरी है जिसके बाद तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते, क्योंकि तुम कोई माकूल दलील नहीं दे रहे। चलो यही समझ लो, मगर यकीन रखो कि वो मजबूरी तो हमारे आइंदा दिनों के मफाद के लिए है। बाहर जाना आसान काम नहीं। मुझे पहले से बहुत से इंतजाम करने होंगे। कलकत्ते में मेरा एक दोस्त है, उसके ज़रिए यहाँ से बहुत दूर मकान का बंदोबस्त करना होगा ताकि हम उनकी गिरफ्त से महफूज रह सकें। फिर तुम बाहर क्यों नहीं जाते और इंतजामात करके यहाँ से मुझे जल्द अज जल्द क्यों नहीं ले जाते? तुमने अब तक क्या किया है? उसने सादगी से पूछा। मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि इससे पहले मुझे और काम करने हैं। मैं एक सरबसर जज्बाती आदमी की तरह तुम्हें साथ ले जाके और अजीतें देना नहीं चाहता, मगर मुझे तुम इसलिए पसंद हो कि तुम जज्बाती हो, मस्ती में रहते हो और तुम्हें कल की फिक्र नहीं रहती। तुम्हारे बाजू मजबूत हैं। मुझे कपड़ों खानों से ज़्यादा तुम्हारे बाजुओं की ज़रूरत है। मैं गरीब रहना चाहती हूँ। मैं अपने हाथों में काम के गट्ठे और अपने बदन पर दाग देखना चाहती हूँ। मुझे मैली रहना पसंद करती हूँ। मुझे अपने जिस्म पर झूलते हुए चीतलों में रुमान महसूस होता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी झोंपड़ी में रहकर मुझे सच्ची मसरत हासिल होगी। मैंने उसके मुंह पर उंगलियां रख दी। बस करो, मुझे और सबूत नहीं चाहिए। ज़रा सोचो, ज़रा मेरे दिल से सोचो कि तुम्हें ऐसी हालत में देखकर खुश रह सकता हूँ। तुम सब कुछ अपना भुला ही चाहती हो और कुछ मेरे लिए नहीं छोड़ती कि मैं तुम्हें किस तरह रखना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे एहसासात का भी तो कोई ख्याल रखना चाहिए। मैं भी तो तुम्हारे बारे में कुछ सोचता हूँ। बाज़ औक़ात मुझे ख्याल आता है कि तुम कुछ नहीं सोच रहे हो। मैंने अपना चेहरा उसके गर्दन में छुपा लिया। और तुम्हें क्या पता कि मैं अपने आप को भूल गया हूँ। मेरी ज़ात मेरे रह कहाँ गई है? शारदा, इतने दिनों बाद खिलवत का मौका मिला था तो शिद्दत और बढ़ गई और उसने मुझे अपने एतमाद की शराब और पिला दी। उसके कमरे से रुखसत होते वक्त मेरे जिस्म में एक आग लगी हुई थी। मैं खुद को कोई राजा समझ रहा था, बादशाह, उस बूंद का मालिक और उस बूंद का सबसे बड़ा आदमी। मैंने उससे किसी न किसी तरह कुछ और मोहलत मांग ली, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे काम तेज करने पड़ेंगे। मैं कब शारदा से ये मोहलतें मांगता रहूँगा और किसी दिन बाहर निकलना ही होगा। लोग मुझे भूल गए होंगे और नहीं भूले हैं तो भूल जाएंगे। मैं एक कातिल हूँ। पुलिस को जिसकी तलाश है, शारदा की हर बात दुरुस्त थी, मगर बेसरोसामानी के आलम में मुझे अपना चेहरा छुपाना और मुश्किल हो जाता। वीनस चंद्र के रोज़ रोज़ के नए अहकाम, मुलाजमों के मामले में बाकायदगी, नए हिफाजती इंतज़ाम, तबादले, सजाएं, वीनस के हर एक की दोस्ती, रानियों के लिए इज्जत और एहतराम में इजाफे, नई नई तब्दीलियों से भून में एक छोटा मोटा इनकलाब तो आ ही गया था। ये बात ठक्की छुपी नहीं रही थी कि मेरा वीनस से कितना गहरा ताल्लुक है। हालांकि हमने उसे छुपाने की पूरी कोशिश की थी। कुछ दिनों तक हर तरफ से मामला ठंडा रहा और कोई कत्ल नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चली। उधर वीनस ने पारों से रबत बढ़ाना शुरू कर दिया। जगदीप की आमद में कोई कमी नहीं हुई थी, लेकिन अब उसका ज्यादा वक्त तफरीही मशागल में गुजरता। वीनस चंद्र के सेक्रेटरी की जगह आर्जी तौर पर एक फर्जनाज शख्स का तकर्रर कर लिया गया। राजेपुर से मुल्हिक अंग्रेजों की एक बड़ी छावनी थी, चुनाचा अंग्रेजों का अमल दखल उस रियासत में आम रियासतों से ज्यादा ही था। मेरे मशवरे पर वीनस चंद्र ने रियासत के महाराजा अमरनाथ के एजाज़ में एक बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया, जिसमें छावनी के बाद अंग्रेज अफसर भी मदऊ किए गए। मैंने पहली बार महाराजा को देखा था। मुझे वो शख्स बहुत पसंद आया। वो सुर्ख रंग का एक उधेड़ उम्र आदमी था, चेहरे से अदम झलकता। उसकी शख्सियत बिल्कुल राजाओं जैसी थी। आंखों में तदब्बर, मतानत, चौड़ी पेशानी, घनी मूंछें, सफ़ेद शारवानी में मलबूस। उसकी सवारी बड़ी शान और शौकत से आई। महाराजा भून के तमाम आदमियों में घुले मिले हुए थे और ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो आसानी से अंग्रेजों के काबू में आने वाला शख्स नहीं, बहुत बाखबर, होशमंद और होशियार शख्स है। वीनस की तमाम बहनें, कम उम्र भाई और रानियां उससे करीब होना चाहती थीं। मैंने देखा कि शारदा उनमें सबसे पीछे है। महाराजा ने शायद ये बात महसूस कर ली और उसे पास बुलाया। शारदा ने रिवायत के मुताबिक झुक कर उसे ताज़ीम दी। महाराजा ने पूछा, तुम बहुत दिनों से हमारे यहाँ नहीं आई। हमारी लाइब्रेरी में कुछ नई किताबें आई हैं, लेकिन हम तुम्हें देंगे नहीं। तुम्हें वहीं बैठकर पढ़ना होगा। कौन सी किताबें? शारदा ने इश्तियाक से पूछा। इनकलाब फ्रांस पर एक अहम दस्तावेज, शाह के नए ड्रामे, गालब का मुसव्वर दीवान, गोइटे पर एक तहकीकी मकाला। तुम वहां आओगी तो हमारा नया कलेक्शन देखकर हैरत ज़दा रह जाओगी।
मैं ज़रूर आऊँगी, अब ये काम मेरा है कि मैं कितनी किताबें चुरा कर ले आती हूँ, उसने शौकी से कहा। हम पहरे बिठा देंगे, बल्कि हम तो ये सोचते हैं कि तुम वहीं आ जाओ, वहाँ की लाइब्रेरी में बैठा करो और हमसे कहो कि तुम्हें कौन सी किताबें दरकार हैं। मैं इस अनायत के लिए बहुत ममनून हूँ, शारदा ने झुककर कहा। मैं ज़रूर आऊँगी, और यहाँ तो आप देख रहे हैं कि कैसे अजाब नादल हो रहे हैं। मुझे सब खबरें मिलती रहती हैं। मुहेश चंद्र की मौत पर मैं इंग्लिस्तान में था। तुम्हें पता नहीं कि हम खुद मुसीबतों से दो चार हैं। कभी कभी ख्याल आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वीराने में निकल जाएं। काश आप यही फैसला करें, शारदा ने जुर्रा से कहा। क्या मतलब? क्या तुम भी उस जिंदगी से तंग हो? हम सांपों अजदों के दरमियान बैठे रहते हैं, यहाँ जंगल का कानून चलता है, शारदा ने बरहमी से कहा। किताबों ने तुम्हें बहुत बदल दिया है। हम तुमसे मिलकर खुशी हुई। बहरहाल हम तुम्हारी शानदार दावत करेंगे और तुमसे खूब बहस करेंगे, मजहब पर, सियासत पर, फलसफे पर और जिस पर के तुम चाहो। मैं करीब ही खड़ा ये बातें सुन रहा था। महाराजा फिर अंग्रेजों की तरफ मतवज्जा हो गए। पारो उन सब के दरमियान खड़ी शगुफे छोड़ रही थी। आला किस्म की ग़िज़ाओं के अलावा रात को लखनऊ से आई हुई एक गुलकारा ने गाना गाया। महाराजा जल्द ही चला गया। दावत के सारे इंतजामात मैंने किए थे। उस दिन वीनेश चंद्र बहुत खुश था। रात को अंग्रेज देर तक बैठे रहे और नाच गाने से लुत्फ अंदोज होते रहे। वीनेश चंद्र ने खुद उन्हें देर तक रोके रखा और हिंदुस्तानी क्लासिकल रक़स और नगमे की तारीख उन्हें बताता रहा। अंग्रेजों से वीनेश चंद्र का ये मेल जोल उमराई राजापुर ने भी यकीनन देखा होगा। मेरा मकसद उन्हीं लोगों को वीनेश का इस्तेहकाम दिखाना मकसूद था। वीनेश चंद्र से मेरी रफाकत रंग लाई। जहां मेरी जुबान से निकली हुई बात का मान किया जाने लगा, वहीं मेरे लिए इर्द गिर्द से घूरती हुई निगाहों में नफरत भी बढ़ गई। मेरी बेशतर तवज्जो वीनेश चंद्र के महल और उसकी सरगर्मियों तक महदूद थी, मगर मैं ज़नान खाने की तरफ से भी गाफिल नहीं था। मुझे प्रीत बाकायदा याद थी और वो जब भी मुझे देखती मुंह सिकोड़ लेती। वो छरीरे बदन की एक दिलकश लड़की थी। प्रकाशपूर्ण में बदसूरत कौन था? जल्द और चेहरों में सभी एक से एक थे। प्रीत भी मेरे प्रोग्राम में शामिल थी, लेकिन अगर मैं उसकी तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करता तो दूसरे काम धरे के धरे रह जाते। मैं अपने बारे में उसके चुभते हुए जहरीले जुमले सुनता रहता था। ज़नान खाने में प्रीत के अलावा और भी खूबसूरत चेहरे थे। नौजवान रानियां और दासियां थीं। मुझे मालूम था कि इन सब को मेरी ज़रूरत थी, मेरे जैसे वजी शख्स की, और अगर ना भी होती तो मैं खुद को उनकी ज़रूरत साबित कर सकता था। इतनी अहलियत थी मुझ में। मेरा जी उन सब का गला घोंटने, उन्हें कुचलने और उनके हुस्न की दाद देने को चाहता था। मुझे शंकुतला का वो तमाचा याद था जो उसने मेरी गाल पर रसीद किया था। मैं यहाँ एक जानवर के तौर पर कबूल किया गया था और अब इस जानवर के सींग निकल आए थे और उसके दिल में सबको जख्मी कर देने की आरज़ू थी। ज़ियाफत के तीसरे रोज रात गए मैं वीनेश चंद्र से इजाज़त लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। मेरी आंखें नींद से बोझल थीं। ख्याल था कि घर जाकर डाली के सर दबाऊंगा। घर जल्दी पहुंचने के लिए मैंने अस्तबल का सुनसान रास्ता अख्तियार किया जिससे मैं अक्सर गुजरता था। मैंने सरशारी में घोड़ी की दुम पकड़ ली। घोड़े ने घबरा कर दुलती मारी तो मैं जिस्त लगाकर एक तरफ हो गया। उसी वक्त एक फायर हुआ और गोली सनसनाती हुई मेरे सर से गुजर गई। मैं घबराहट में घोड़े की आड़ में हो गया था, लेकिन गोली चलाने वाले ने अस्तबल में इधर उधर टार्च की रोशनी फेंकनी शुरू कर दी। मैं भाग भी नहीं सकता था और ना ही घोड़े की आड़ मेरा समूचा जिस्म छुपा सकता था। टार्च की रोशनी मेरी बू सूंघने के लिए तेजी से हरकत कर रही थी। आखिर उसने मुझे आ लिया और जैसे ही रोशनी का ये दायरा मेरे चेहरे पर पड़ा, मैं उछल कर एक दूसरे घोड़े की आड़ में हो गया। गोली चली और घोड़े की कराहें अस्तबल से सन्नाटे में गूंजने लगीं। दूसरी गोली के बाद तीसरी गोली चलने के अरसे में मैं भाग कर अस्तबल की लंबी दीवार के किनारे पहुंच चुका था। वहां से अपना जिस्म खम किए पूरी तवानाई समेट कर रोशन हिस्से की तरफ लपका और पीछे देखे बगैर नाक की सीध में भागने लगा। मेरे दुश्मन का निशाना सच्चा था, नफरत सदी थी। वो कोई फर्द शनास और दयानतदार आदमी था जो वसूल किए हुए मुआवजे के मुताबिक अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से अंजाम दे रहा था। उसकी चौथी गोली मेरा बाजू चीरते हुए निकल गई। मैंने कोई तवज्जो नहीं दी और भागता रहा और अपने क्वार्टर के हिस्से तक पहुंचने में कामयाब हो गया। डाली सो चुकी थी। उसने देर तक दरवाजा खोला और मैं खून आलूद कोट देकर हथियान बकने लगी।
जख्म ज्यादा गहरा नहीं था। उसे पट्टी बंधवा कर मैं उसके इसरार के बावजूद घर में नहीं रुका और अब के आम रास्ते से वीनस चंद्र के महल में वापस आ गया। वीनस चंद्र ख्वाबगाह में जा चुका था। मेरी दस्तक पर वह बड़बड़ाता हुआ उठा और उसके हाथ में पिस्तौल दबा हुआ था। वो मुझे देखकर ठटका और पिस्तौल जेब में डाल लिया। क्या बात है? उसने घबराए हुए लहजे में पूछा। मैंने जवाब में अपना बाजू आगे कर दिया और मुख्तसरन उसे सारी रूदात सुनाई। वो तहम्मुल से सुनता रहा। वीनस चंद्र को देर हो गई थी, इसलिए ख्वाबगाह से वो तवाइफ भी नीम उड़ियां बाहर आ गई जो आज मुजरे में अपने गले का जादू जगा रही थी। तुम अंदर जाओ, वीनस चंद्र ने उसे हुक्म दिया और मुझसे पूछने लगा, तुम्हारे ख्याल में कौन हो सकता है? क्या तुमने किसी का चेहरा देखा? मैं चेहरा देख लेता तो उसका काम तमाम करके ही आता और खबर का आधा हिस्सा ना सुनाता कि किसी ने मुझ पर हमला कर दिया। वीनस बाबू, मैंने सरगोशी में कहा, आपसे मेरी दोस्ती दुश्मनों को बहुत खटक रही है। तुम में कीमती दोस्त हो और हम तुम्हारा तोहफत करेंगे। तुमने जख्म पर क्या लगाया है? वो मेरा बाजू देखते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं तो सीधा घर से आ रहा हूँ, बस पट्टी बांध ली है। ठहरो, यहाँ बैठो। और वो ये कहकर अंदर चला गया और फर्स्ट एड बक्स लेकर वापस आ गया। पट्टी खोलो। ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपको बेवकत तकलीफ दी, बहुत मामूली जख्म है। विनश बाबू, एक हफ्ते में खुश्क हो जाएगा। तकल्लुफ कर रहे हो? वो मुस्कुराकर बोला और दोस्ती भूल गए। ये अच्छा नहीं मालूम होता, मैंने जुज़बुज़ होकर कहा। फिर दोस्ती कच्ची है, वो शौकी से बोला। अब हाथ सीधा करो। मैंने उसकी हदायत पर अमल किया। उसने सलीके से मेरी बरहम पट्टी कर दी। जब वो इस काम से फारग हो चुका तो उसने जेब से पिस्तौल निकालकर उसे मेरी तरफ उछाल दिया। अब इसे साथ रखा करो मोहन, और बेदरे गोली चला दो, हम सब से निमट लेंगे। मैंने तशक्कर के साथ पिस्तौल जेब में रख लिया और माजरत खवा आना अंदाज में उसे इजाजत चाही। नहीं, तुम यहीं ठहर सकते हो, यहीं सो जाओ, किसी सोफे पर या जहां तुम चाहो, तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं, मैं अब जाता हूँ, आपकी मसरूफियत में हारज हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर जी नहीं माना। सोचा इसी वक्त आपके पास आ जाऊं। आप अंदर जाइए, वो इंतजार कर रही होगी। वो हंसते हुए बोला और वो कुछ अच्छी लग गई। हमने सोचा कि रात भर उसके गुनगुनाहट सुनेंगे, नींद भी तो नहीं आती। नहीं, आप जाइए। मैं ये कहते हुए उठ गया और उसे सलाम करके बाहर आ गया। अब मेरे पास पिस्तौल था और मैंने दरबान से टार्च ली और घर जाने की बजाय अस्तबल में घुस गया। मैं वहां बहुत देर तक किसी को तलाश करता रहा, लेकिन वहां घोड़ों के सिवा कोई और नहीं था। एक घोड़ा मुर्दा पड़ा था और उसके जिस्म को बोसा देकर मैं वापस आ गया। डाली दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही थी। साले भाग गए। मैंने पिस्तौल की नाली उसकी तरफ करते हुए कहा, इनके बदले मुझे मार दे। डाली बोली, जख्म तेरा लगता है और दर्द मेरा होता है जालिम, और कितना सताएगा। बच गई, वरना आज 2-4 का खून हो जाता। खैर, आज वो कल हमारी बारी है। दूसरा मिसरा मैंने गुनगुना कर अदा किया, मौत से किसको रस्तगारी है। डाली चीखती चिल्लाती रही। मैं बिस्तर पर दराज हो गया और उसकी रात मुझे खासी माकूल नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह मेरी हालत ठीक थी। मैंने जख्म नए कोट की आस्तीन में छुपा लिया और अस्तबल के रास्ते से गुजरता हुआ वीनस के यहाँ पहुंच गया। वीनस अभी सो के नहीं उठा था। मैं टहलता हुआ पारो के कमरे तक चला गया और मैंने इतला कराई तो मुझे फौरन अंदर बुला लिया गया। ये देखकर मुझे हैरत हुई कि वहां प्रीत भी मौजूद थी। मैं नमस्कार करके हाजिर हो गया हूँ रानी साहबा, मैंने हाथ जोड़कर कहा। बैठ जाओ, पारो ने मुस्कुराकर हुक्म दिया। हम तुम्हें याद ही कर रहे थे। हम कहिए, क्या हुक्म है? आप तो कोई हुक्म ही नहीं देते। तुम्हें अपने महाराज की खिदमत से कहाँ फुर्सत मिलती है जो हमारी खिदमत करोगे? वो तेवरा से बोली। आप हुक्म देकर देखें। मैं तो समझता हूँ कि शायद आप मुझसे नाराज हैं, कभी बुलाते ही नहीं। अब पहले तो ऐसा नहीं था, और ये बात मैंने प्रीत की मौजूदगी में जानबूझकर कही थी। पहले क्या था? वो तुर्शी से बोली। पहले मैंने सोच कर कहा, पहले आप मुझ पर बहुत मेहरबान थी, अब मुझे भूल गई। शायद कोई मुझसे ज्यादा अच्छा गुलाम मिल गया। ये गुस्ताख बहुत आपके मुंह लगा हुआ है, प्रीत ने अंग्रेजी में कहा। नहीं नहीं, पारो ने तजबजब से जवाब दिया, इसकी आदत ही ऐसी है। शारदा के पास बहुत गुस्सा रहता है, प्रीत ने कड़वाहट से कहा। मगर प्रीत, तुम भी इसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकती। आप भी इससे मुतासर हैं, प्रीत ने तंजन कहा। पारो के जवाब देने से पहले मैंने कहा, प्रीत दीदी ने कभी हमें खिदमत का मौका नहीं दिया। मुझे हसरत है कि ये मुझे से कोई काम लें। पारो रानी, आप उन्हें बता दीजिए कि मैं अपने मालकों का कितना ख्याल रखता हूँ और उनकी खुशी के लिए क्या क्या करता हूँ।
وہ کسی وقت بھی بلائیں، بارش میں، طوفان میں، رات گئے میں ہر وقت حاضر ہو جاتا ہوں۔ پارو جانتی تھی کہ میں یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا ہوں اور میری نظریں پرید کے چہرے کو نشانہ بنائے ہوئے تھیں۔ پارو نے خوبصورتی سے موضوع بدل دیا، کہنے لگی، موہن، کہ آج تم بازار کو جاؤ گے؟ آپ حکم دیں گی تو ضرور چلا جاؤں گا۔ تو ایسا کرو، فرینچ کاسمیٹک کی طرف سے اطلاع آئی تھی کہ اس کے ہاں نئے کاسمیٹک آئے ہیں۔ شاید آج میں نہ جا سکوں، تم میری پرچی لے کر وہاں چلے جاؤ اور اس سے پہلے کہ دکان لٹ جائے سب سامان لے آؤ۔ ضرور، میں نے سر جھکا کر کہا، اور آپ کے لیے پریت دے دی؟ میرے لیے؟ وہ سوچتے ہوئے بولی، کچھ نہیں۔ جی اچھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ میری ہی طرف دیکھ رہی تھی، میرے لبوں پر سپردگی تھی۔ اس کی نظریں جھک گئیں اور میں نے کئی تیر چلائے تھے، پتہ نہیں کون سا شانے پر بیٹھا۔ پارو نے مجھے جلدی پرچی لے کر دے دی اور پتہ سمجھا دیا۔ واپس آتے وقت میں نے خلاف ادب اور خلاف معمول خالص انگریزوں کے سٹائل میں جھک کر پارو کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور وہاں سے چلا آیا۔ وینس چندر کے ہاں مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ جنگل کے ٹھیکے لینے والے، نئی گاڑیوں کے تاجر اور ایک مل کے مالک بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی خاطر مدارت کا انتظام کر کے میں صدر دروازہ عبور کر کے باہر آ گیا۔ میرے ذہن میں اس وقت پریت ہی بسی ہوئی تھی اور کوئی معقول بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ابھی میں بون سے کچھ ہی دور گیا ہوں گا کہ بون کے آس پاس جو میدان پڑا ہوا تھا، میں ابھی اسے پار ہی کر رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے میرے شانے پر ایک ضرب لگائی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو دو اجنبی مسٹنڈے، ڈیل ڈول میں ہاتھی جیسے چہروں سے خاندانی گنڈے، مکہ تانے مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ یہ حملہ بہت اچانک تھا اور انہوں نے پے در پے میرے منہ پر اپنے ماہرانہ مکے رسید کیے۔ میں بچتے بچتے بھی زمین پر گر گیا۔ پستول میری جیب میں تھا، لیکن اسے نکالنے کے لیے کوئی لمحہ انہوں نے فراہم نہیں کیا تھا۔ ان میں سے ایک نے میرا گرا ہوا جسم دبوچنے کے لیے زرکند بھری اور میں پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ وہ زمین پر منہ کے بل گرا۔ دوسرے نے اسی اثنا میں میرے سنبھلنے سے پہلے ہی اپنی فولادی ہاتھوں سے مجھے ضربیں لگانا شروع کر دی۔ دوسرا بھی غصے میں اٹھنے لگا اور میں نے ایک زبردست ٹھوکر لگا کر اسے تو بٹھا دیا، اور جیسے ہی دوسرے نے میرے منہ پر مکہ مارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے، میں نے اپنا سر اس کے پیٹ میں مارا اور وہ بھی دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ اسے دوبارہ اٹھنے کا ایک لمحہ دیے بغیر میں نے اس کی گردن اور منہ پر اپنے جوتوں سے 2-4 ایسی شدید ٹھوکریں لگائیں کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ پہلے والا اٹھا اور 2-4 ٹھوکریں اور لگ جاتی تو اس کا کام اسی وقت تمام ہو جاتا۔ پہلے والے نے پشت سے میری گردن میں اپنے بازو حمائل کر دیے اور وہ گردن توڑنے کی فکر میں تھا۔ میں نے بہت زور کیا اور بجائے اس کے کہ کھڑا رہتا زمین پر بیٹھنے لگا، اور اس سے اس کا زور ٹوٹ گیا اور توازن بگڑ گیا۔ اسے بھی میرے ساتھ جھکنے پر مجبور ہونا پڑا، کیونکہ وہ ایک وزنی اور تندرست نوجوان سے نبرد آزما تھا۔ نیچے بیٹھے بیٹھے میں نے پیچھے کی طرف زور کیا اور اس کے ہاتھ اس کی اچانک آفتاب سے چھوٹ گئے۔ میں نے پھرتی سے دوبارہ کھڑے ہو کر اپنا رخ بدلا اور اس کے ساتھ بھی وہی عمل دہرایا۔ اس کے ساتھی نے پہلے ہی ہوش کھو دیے تھے۔ ان 2 گرینڈیل آدمیوں کے جتھے میرے سامنے لمحوں میں زمین پر پڑے تھے۔ اب وہ اٹھنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ میرے ہاتھ میں وینس چندر کا پستول چمک رہا تھا۔ وہ گگیانے لگے۔ میں نے پستول کی نال پر ان سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ رنجن نے، انہوں نے خوفزدہ انداز میں کہا۔ رنجن؟ وہ گھوڑوں کی مالش کرنے والا؟ ہاں، اس نے ابھی 100 روپے دے کر ہمیں تیار کیا تھا کہ ہم کسی درخت پر چڑھ کر تمہارا انتظار کریں۔ اس نے کہا تھا کہ تم آج کسی وقت دوپہر سے پہلے ہی اس طرف سے گزرو گے۔ وہ کب آیا تھا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ ابھی وہ حویلی نہیں پہنچا ہوگا، کیونکہ وہ گھوڑوں کے لیے تیل لینے گیا ہے۔ دیکھو مہاشے، تم اگر گنڈے ہو تو میں تم سے بڑا گنڈا ہوں، سمجھے؟ آئندہ یہ احمقانہ حرکت مت کرنا۔ میری جیب میں پستول ہمیشہ رہتا ہے، میں تمہیں اسی وقت مار سکتا ہوں۔ تم نے غلط آدمی پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ وہ میرے پیروں پر گر گئے اور ان کے چہروں سے جگہ جگہ خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اس معاملے کو طول دینا مناسب نہیں سمجھا اور انہیں حکم دیا کہ فوراً شمال کی طرف بھاگ جائیں۔ بون واپس جانے کے بجائے میں بازار آ گیا، ایک نل پر منہ دھویا اور بازار سے پارو کی تمام چیزیں حاصل کر کے چلا آیا۔ بات صاف تھی، پارو اور پریت کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں باہر جا رہا ہوں، لیکن پریت میں غالباً یہ حوصلہ نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ پارو سے ایک ملاقات کرنی پڑے گی۔ چنانچہ میں اس کا سامان وینس کے ڈریسنگ روم میں چھوڑ آیا۔ میں نے وینس کو یہ واقعہ نہیں بتایا اور پھر دن بھر سوچتا رہا اور رات کا منتظر رہا۔ اسی رات ڈالی مجھے ڈھونڈتی ہوئی وینس چندر کے محل میں آئی اور میں اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ یہ وقت ڈالی کے آنے کا نہیں تھا۔
رات کے 11 بج رہے تھے اور میں اسے محل سے باہر لے گیا۔ کیا بات ہے ڈالی، اس وقت ادھر کیوں آئی ہے؟ تیرا سانس کیوں پھول رہا ہے؟ گڈا تو خیریت سے ہے؟ میرا گڈا تو ٹھیک ہے، لیکن تیرے گڈے کی خیر نظر نہیں آتی۔ صاف صاف بتا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ جلدی بتا کیا بات ہے۔ سن، میں کئی دن سے اس حرامی پر ڈورے ڈال رہی تھی جو تیرا دشمن نمبر 1 ہے، وہی جگدیپ۔ اس حرام زادے کو کہیں اور جگہ نہ ملی تو اس نے مجھے استبل میں ملنے کو کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ استبل سے ملا ہوا رنجن کا کوارٹر ہے اور میں وہیں چلی آ گئی۔ اس نے مجھے یہ قیمتی ہار دیا ہے، اسے دیکھ رہا ہے۔ الو کی پٹھی بات نہیں بتاتی، میں نے غصے سے کہا۔ تو ایک طرف مجھ سے کہتا ہے کہ یہاں جا وہاں جا، اس کا دھیان کر، اس کا دھیان کر۔ تو نے بتایا ہی تھا کہ جگدیپ کون ہے، اور میں نے اسے رام کیا تو غصے میں آ گیا۔ میرے پاس اور کیا ہے جسے میں تیرے کام آ سکتی ہوں؟ اس کی آواز تھر تھر آنے لگی۔ چپ رہ، تجھ سے بعد میں نپٹوں گا، اور مجھے خوب تمانچے مار، تجھے ایک ہی فن آتا ہے۔ اچھا بتانا کیا بات ہے؟ نہیں بتاتی۔ بتا دے، میں نے ڈانٹ کر کہا اور پھر خوشامد کرنے لگا۔ وہ بڑی مشکل سے آمادہ ہوئی اور جو کچھ اس نے بتایا میں اسے سن کر سکتے میں آ گیا۔ اس نے بتایا تھا کہ جب وہ جگدیپ کے ساتھ تخلیے میں مصروف تھی تو رنجن نے دروازے پر دستک دی۔ جگدیپ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ڈالی بھی دروازے پر آ گئی، کیونکہ اگر وہ بستر پر ہی رہتی تو ان کی باتیں نہیں سن سکتی تھی۔ رنجن جگدیپ کو بتا رہا تھا کہ اس نے وینش کے اس دودھ کے گلاس میں زہر ملا دیا ہے جو اسے روزانہ پیش کیا جاتا ہے۔ ڈالی یہ سن کر جگدیپ کے آنے سے پہلے ہی بستر پر آ گئی اور اس نے جیسے تیسے اجلت کی اور اب سیدھی باغی باغی یہاں آ رہی ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وینش نے دودھ پی نہ لیا ہو۔ میں ڈالی کو چھوڑ کر بھاگا بھاگا اندر آیا۔ وینش چندر خواب گاہ میں جا چکا تھا۔ میری گھبراہٹ سے وہ بھی حواس باختہ ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے میز پر رکھا ہوا دودھ کا گلاس دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس لی۔ میں صحیح وقت پر پہنچ گیا اور وینش بابو، میں نے کہا، کیا پھر کوئی بفتا آ پڑی ہے؟ وہ تیزی سے بولا۔ اس بار میں نہیں، آپ نشانہ ہیں۔ میں نے اسے جلدی جلدی اپنی اطلاع سے باخبر کیا۔ یہ دودھ ایک لڑکی ریکھا لاتی ہے، اسی کو کیوں نہ بلوا لیا جائے؟ وہ تشویش سے بولا۔ ممکن ہے کہ تمہاری خبر غلط ہو۔ میں نے جو کچھ سنا ہے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس لڑکی کو بلاؤ اور وہ کہیں بھی ہو اسے یہاں پر بلا لاؤ۔ میں نے بزر بجائی اور دربان کے آنے پر وینش چندر نے فی الفور ریکھا کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور مجھے خواب گاہ سے ملحق ڈریسنگ روم کے پردے کے پیچھے کھڑے رہنے کی ہدایت کی۔ دربان میرے اعتماد کا ملازم تھا۔ صرف آدھے گھنٹے میں ریکھا خواب گاہ میں پہنچ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ خدشہ تھا کہ کہیں پیشمانی نہ ہو، ڈالی کی اطلاع غلط نہ ہو۔ سرکار نے داسی کو یاد کیا تھا۔ ریکھا نے وینش سے دریافت کیا۔ میں نے پہلی بار غور سے ریکھا کو دیکھا۔ وہ کم سن ہی نہیں، اچھی خاصی دلکش لڑکی بھی تھی، گداز جسم اور بڑی بڑی آنکھیں۔ ریکھا جانتی ہے ہم نے اس سمے تمہیں کیوں بلائے یاد کیا ہے؟ کوئی سیوا سرکار، ریکھا سہم کر بولی اور اس کا سینہ تنفس کی تیز رفتاری سے لرز رہا تھا۔ آج رات ہم تجھے اپنی رانی بنائیں گے۔ وینش نے یہ کہہ کر ہاتھ بڑھا دیا اور وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کی مسہری تک پہنچ گئی۔ وینش کچھ دیر اس سے لگاوٹ کی باتیں کرتا رہا اور پھر اچانک اس نے دودھ کا گلاس ریکھا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لے اسے پی لے۔ نہیں مہاراج، یہ آپ کے لیے ہے۔ ریکھا نے شرما کر انکار کر دیا اور اس کے چہرے پر خوف کی کوئی علامت نہیں تھی۔ وینش نے بھی اسے محسوس کر لیا۔ سچ سچ بتا ریکھا، بون کے کتنے لوگوں سے تیرا یارانہ ہے؟ سرکار میں۔ ریکھا کا چہرہ اس بار خوف سے تاریک ہو گیا۔ گھبراؤ نہیں میری رانی، میں تجھے کوئی سزا تھوڑی دوں گا۔ کسی سے بھی نہیں۔ اس نے شرما کر گردن جھکا لی۔ وینش نے اس کی گردن میں باہیں ڈال دیں۔ اور پھر تو اب کسی سے نہیں ملے گی۔ وینش نے گلاس اٹھا کر اس کے منہ سے لگاتے ہوئے کہا، آر تو ہی پی لے۔ ریکھا نے اس بار بھی کوئی عذر نہیں کیا اور وہ وینش کے ہاتھ سے سارا دودھ پی گئی۔ بتی گل کر دوں سرکار، مجھے روشنی اچھی نہیں لگتی۔ وینش اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ ریکھا اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ الفاظ حلق میں اٹک گئے اور جسم پر موت کی زردی چھانے لگی۔ زہر اتنا سریع اثر تھا کہ وہ لمحوں میں سانس کھو بیٹھی۔ موت اور زندگی کی کشمکش میں بھی چند ثانیے جاری رہی۔ وہ لوٹی پلٹی، آنکھیں باہر نکلیں اور بے نور ہو گئیں۔ موہن اور وینش چندر بھاگ کر میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اٹھا کر گلے سے لگا لیا۔ اس منظر سے میرے دل پر بڑا اثر ہوا تھا۔ میں دروازے کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ اس کی لاش کا کیا ہوگا؟ میں نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ واقعی مسئلہ ہے۔ وینش کچھ دیر سوچتا رہا اور اسے گم کرنا مناسب نہیں۔ اسے استبل میں چھوڑ آؤں؟ نہیں، وہاں تک راستے میں کوئی دیکھ لے گا، پھر اسے راہداری میں چھوڑ دیتا ہوں، پارو رانی کے دروازے کے سامنے۔ وہاں تک میں اسے چھپا کر لے جا سکتا ہوں۔ آپ فیوز اڑا دیجئے۔
फीस उड़ाने के बाद तुम उसे अस्तबल तक भी छोड़ सकते हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैंने बहुत मना किया मगर वो ना माना। रात के 2 बजे तक हमने इंतजार किया। मैंने चादर में लपेट कर कांधे पर लाश उठाई और विनिश ने फौरन फ्यूज उड़ा दिया। पूरा भून अंधेरे में डूब गया था। पिछले दरवाजे से निकलकर भागते हुए हम अस्तबल तक पहुंच गए और वहां हमने घोड़ों के दरमियान लाश फेंक दी। वापसी के वक्त विनिश ने रिंजन के क्वार्टर पर दस्तक दी और जैसे ही वह बाहर निकला उसे गोली मार दी। मैं सुबह काजब तक विनिश चंद्र के साथ ही रहा और हम शतरंज खेलते रहे। मेरे पास कवर में हुए चंद्र का पिस्तौल था और शाने पर एक मामूली सही मगर कसक देने वाला जख्म मौजूद था। सुबह 2 गुंडों से मारकर आई के वक्त मेरी 2-4 रगें भी इधर से उधर हो गई थी, वो भी किसी कदर तकलीफ पहुंचा रही थी। पारो के चेहरे और बदन के आराइश का सामान भी मेरी तहवील में था। चुनाचा पारो से जल्द अज जल्द मिलना लाजमी हो गया था। मैंने सोचा था कि रात के किसी वक्त चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हों, मैं उसके कमरे में जाऊंगा और उसे भूत बनकर डराऊंगा और इस मर्तबा बातें ज़रा साफ साफ हो जाएंगी जो पहले नहीं हो सकी थी। पारो की उम्र कम थी मगर दिमाग बड़ा था और असाब उससे भी ज़्यादा बड़े। 2 फरीकों की फतह और शिकस्त का इन्हसार छोटे बड़े असाब पर ही होता है। जिसके असाब शेर व शायरी शुरू कर देते हैं वो शिकस्त खा जाता है। जिंदगी में बड़े तजर्बे हो रहे थे और मुझे कम अज कम एक बात पर खुश होना चाहिए था कि यहाँ जिंदगी गुजारने की अमली तालीम हो रही थी। रुसवाई दरगो हुए आवारगी से हम बारे तबीयतों के तो चलाक हो गए। इस रात मुझे पारो के पास न जाने का कल्क रहा, लेकिन विनस चंद्र से रही सही दूरी भी खत्म हो गई। यह खुशी की बात थी कि रात किसी तरह गुजरी मगर वो एक कामयाब रात थी। घर आकर मैं बेसुध पड़ गया। फिर रोशनी जागने में कुछ ही देर रह गई थी कि मैंने देखा कि दरवाजे पर कोई मौजूद है। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा और दरवाज़ा खोलकर सहन में आ गया। वहां कोई नहीं था। मैं वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि फिर मुझे अपने पुशित पर किसी की आहट महसूस हुई। मैंने पिस्तौल निकाल लिया और ललकार कर कहा, कौन है? मुझे नहीं पहचानते? कीचू की नकराई हंसी सहन में नाचने लगी। मैं हूँ तुम। और मैंने आवाज़ के समय देखा, वहां मुझे उसका साया नजर आया। मैं झंझला सा गया और मैं तमाम मामले हल कर चुका था, लेकिन कीचू अब तक मेरे लिए एक सरबस्ता राज थी। उसकी मौजूदगी से मैं खुद को हकीर और कमज़ोर महसूस करने लगता। तुम फिर आ गई, कहो कैसे आना हुआ? मैंने बेतुक्केपन से पूछा। अब शायद तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ती। कीचू की दिलकश आवाज़ उभरी। तुम्हारी ज़रूरत? इतने बड़े बड़े हादसे हो गए, मरने में ज़रा सी कसर रह गई थी मगर तुम नज़र नहीं आई। तुम कितने दिनों बाद आई हो। मैं कई बार मौत के मुंह में जा चुका हूँ। मैं सब जानती हूँ। तुमने जैसी बहादुरों का सबूत दिया है, मैं उसकी कदर करती हूँ। मैं यही देखना चाहती थी कि तुम खुद क्या करते हो। मैं तुम्हें अपने सहारे से बेनियाज कर देना चाहती थी। इस बार उसके लहजे में बेनियाजी थी। मुझे कुछ सर्दी सी लगी और अचानक ख्याल आया कि मैंने उसके गुज़श्ता एहसानात अक्सर फरामोश कर दिए हैं। उसने अगर मुख्तलिफ मौक़ों पर मेरी मदद ना की होती तो मैं कब का मर खप चुका होता। तुमने देख लिया, उसके बावजूद मैं अपना तंद ना छुपा सका। हाँ, तुम हर एतबार से एक मुकम्मल मर्द हो। मैं तुम्हारी जुर्रत और हिम्मत का इम्तिहान ले रही थी। मगर तुम कौन हो? मेरी परस्तिश को क्यों आ जाती हो? तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने अपना सवाल दोहराया। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, वो खिलखिलाकर बोली। और ये कैसी दोस्ती है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता? एक दिन तुम सब जान जाओगे। और वो दिन कब आएगा? जल्द ही, बेसब्री ना करो, वो पुरख्याल लहजे में बोली। मैं जल्द तुम्हारे सामने आऊंगी। तुम कैसी हो? मैंने इश्तियाक से पूछा। तुम मुझे कैसी देखना पसंद करते हो? तुम जैसी भी हो, मेरी मौसन हो। मैं तुम्हारी मेहरबानी और एहसानात फरामोश नहीं कर सकता। और तुम वही आदमी हो जिसकी मुझे ज़रूरत है। मेरी ज़रूरत? भला मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? मैंने हैरानी से पूछा। बहुत से काम तुम्हें खुद पता नहीं कि तुम क्या हो। क्या मैं ये समझूं कि तुम एक जिन हो, एक साया हो, एक रूह हो जो मुझ पर मेहरबान है? तुम जो समझो मैं वही हूँ, वो एक अदा से बोली। मुझ पर फिर जंजलाहट सवार हो गई। आज तुम कैसे आ गई? मैं तुम्हें एक तोहफा देने आई हूँ। उसी वक्त मेरी तरफ एक बेहद हसीन मरमरी हाथ दराज हुआ। वो किसी औरत का हाथ था, तरशा हुआ, ढला हुआ, इतना हसीन कि उसे काट कर अपने पास रख लेने को जी करता था। मैं उसे देखकर दम खुद रह गया और झिझक कर पीछे हट गया। वो मेरे और करीब आ गया और मैंने चाहा कि उसे पकड़ लूं, लेकिन ऐसा ना कर सका। ये तुम्हारे लिए है, उसने कहा और मैंने उसकी खिली हुई हथेली की तरफ देखा। उसकी मुझमें कलियों की शक्ल का एक सब्ज तरोताज़ा फूल रखा था। पहले तो मैंने झिझका,
लेकिन ये यकीन करके कि वो फूल मुझे देना चाहती है, मैंने उसे उठा लिया। जब मेरी उंगलियां उसके हाथ से मिस हुई तो मेरे पूरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। तुम इसे खा लो अभी इसी वक्त। ये क्या है? मैंने खौफजदा लहजे में पूछा। तुम्हें इसकी ज़रूरत है। जब तुम इसे खा लोगे तो कोई जहर तुम पर असर नहीं करेगा और तुम इतने ताकतवर हो जाओगे कि फिर कोई तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकता, बशर्ते कि उसके पास जिस्मानी ताकत के अलावा कोई और ताकत ना हो। सच? मैंने उसे झपड़ कर उठा लिया और कांपते हुए हाथों से उसे सूंघ कर कहा। हाँ, वो इत्मीनान से बोली। उसका खूबसूरत हाथ मेरी नज़रों से उजल हो गया था। इन सब के लिए मेरे सीने में आग लगी हुई है, मैंने बच्चों की तरह कहा। कुछ दिन और बाकी हैं, उसने खोए हुए लहजे में कहा। फिर क्या होगा? फिर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उसका लहजा पुरस्कार हो गया। कैसा काम? मुझे देखने का काम। तुम्हें मुझे देखना चाहते हो ना, और सारे बदले लेना चाहते हो। कीचो की आवाज़ में कोई ऐसी बात थी कि मैं लर्ज कर रह गया। लेकिन वो साधु मेरा मुंतज़िर होगा। मैंने तुम्हें बताया था कि उसने मुझसे कहा था कि मैं उससे मिलूं। करछे वाला पिंडत भी दो एक बार नजर आया था। मैं उससे नज़र बचाकर भाग गया, मगर वो साधु मेरे बारे में सारी बातें जानता है और वो किसी दिन भी यहाँ आ सकता है। मुझे वो खतरनाक आदमी मालूम होता है। तुम मुझसे ज़रूर मिलना। और मैंने महसूस किया कि वो साधु का जिक्र सुनकर कुछ जुज़बुज़ हो गई थी। उसकी आवाज़ में पहले जैसा तकीन नहीं था। मैं उससे बहुत कुछ पूछना चाहता था, मगर दरवाजे पर अचानक ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। कीचू का साया लड़ने लगा। मैं जा रही हूँ, उसने कहा, और दरवाजे पर करछे वाला पिंडत मौजूद है। वो मेरी तलाश में आया है। मैं उसे क्या बताऊँ? मैंने घबराए हुए अंदाज में पूछा, मगर कीचो गायब हो गई थी और दरवाज़ा बुरी तरह पीटा जा रहा था। और मैं उसे खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फिर मुझे अपने हाथ में रखे हुए सबज फूल का ख्याल आ गया और मैंने उसे फ़ौरन मुंह में डाल लिया और दरवाज़ा खोल दिया। नमस्कार महाराज। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, करछे वाला पिंडत मेरे नमस्कार का जवाब देने की बजाय तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ और हैरान नज़रों से दरो दीवार का जायज़ा लेने लगा। उसने कोनों खुदरों में झांक कर देखा और कुछ पूछे बगैर अंदर कमरे में घुस गया जहां डाली सो रही थी। वो उस पर एक नज़र डालकर फिर सहन की तरफ पलटा और चंद गहरी सांसें लेकर आसमान की तरफ देखने लगा। क्या हुआ महाराज? और तुम्हें किसकी तलाश है? क्या मैंने फिर कोई लाश ज़मीन पर छुपा दी है? देर हो गई, वो हाथ मलते हुए बोला। देर हो गई बालक? कैसी देर? तुम क्या कह रहे हो महाराज? सब ठीक ठाक तो है, मैंने किसी कदर नाराज़गी से कहा। और इस समय कैसे आना हुआ? यही तो आने का समय था, बस दर्शन होते होते रह गए। मोहनदास पिंडल चबूतरे पर बैठकर मेरा चेहरा तकने लगा। मैं समझा नहीं और मैं उसके करीब नीचे ज़मीन पर बैठ गया। अभी तक उसकी सौगंध आ रही है। कैसी सौगंध? मैंने इतराफ़ में सूंघते हुए पूछा। बस एक बार उसके दर्शन करा दे मोहनदास, पिंडित आरती से बोला। सारी उम्र तेरा सेवक रहूँगा। किसके दर्शन हो महाराज? तुम्हारा कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने अपने जीवन के 30 साल नंगा पर्वत के बर्फीले गारों में ज्ञान ध्यान में बता दिए हैं, लेकिन उसके करछे के सिवा कुछ नहीं मिला। फिर वो तासत से बोला, सब भगवान की लैला है, भाग्या की बात ही और है। मैं कुछ नहीं जानता। वो जब भी आती है मुबहम बातें करके और उलझा कर चली जाती है। क्यों ना इस पिंडर से कीचू के वजूद के बारे में मालूमात हासिल करूं। चुनाचा मैंने उसे खरीदने के लिए तजस्सुस अमीद अंदाज में पूछा। समझ में नहीं आता कि क्या करूं, तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं कहता हूं कि यह स्थान छोड़ दे, पिंडत ने चह कर कहा। फिर कहाँ जाऊं? फिर तू उसी का हो जा, उसी का नाम लिया कर, उसी को प्रसन्न किया कर। मैंने इस बात पर यह नहीं पूछा कि वो किसे खुश करने के बारे में कह रहा था, मगर मेरे साथ ये औरत और बच्चा भी तो है, और भी झगड़े हैं। मैंने उठकर कहा। सब कुछ छोड़ दे, पिंडत मुझे मुलायम देकर राजदाराना अंदाज में बोला। ये सब धोखा है और मैं तुझे बहुत दूर ले जाऊंगा। पिंडत जी महाराज, मुझे जीवन में बड़े दुख मिले हैं, किसी पर एतबार नहीं आता। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम आखिर मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो गए? हाँ, पिंडत ने गहरी सांस लेकर कहा। ये बात तुझे जरूर पूछनी चाहिए, पर या तो तू मुझे मूर्ख समझ रहा है या फिर तू अभी बालक ही है। अरे भाग्या दान, तेरा साथ रहूंगा तो मुझे भी कुछ मिल जाएगा। मुझे क्या मिला है? मैंने तंग आकर कहा। तुझे क्या मिला है? वो जोश में बोला। तुझे वो मिला है जो बड़े बड़े साधुओं को नहीं मिला। देख रहा है, बस जीवन में ये करछा मिला है, और ये करछा जिसका बोझ मैं उठाए फिरता हूँ। पिंडत ने उसे गुस्से से जमीन पर मारा तो चिंगारियां उठने लगी। महादेव ने अपने इसी सेवक को यही याद किया है।
اس میں بھلا ایسی کیا بات ہے؟ میں نے حیرت سے دریافت کیا۔ یہ پنڈت نے عقیدت سے کرچھا دیکھتے ہوئے کہا، یہ مجھے جان سے زیادہ پیارا ہے، اس کا بوجھ میں ہی اٹھا سکتا ہوں اور کوئی اور اسے اٹھا بھی نہیں سکتا۔ اچھا، اور میں نے خوف زدگی سے کہا، حالانکہ یہ تو بہت عام سا کرچھا ہے۔ بس ایک بار اس کے درشن کرا دے موہن داس۔ پنڈت عاجزی سے بولا، ساری عمر تیرا سیوک رہوں گا۔ کس کے درشن مہاراج؟ تمہارا کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے اپنے جیون کے 30 سال ننگا پربت کے برفیلے غاروں میں گیان دھیان میں بتائے ہیں، لیکن اس کرچے کے سوا کچھ نہیں ملا۔ پھر وہ تاسف سے بولا، سب بھگوان کی لیلا ہے، بھاگیہ کی بات ہی اور ہے۔ مجھ سے زیادہ بھاگیہ کون ہوگا؟ 2 سمے کی روٹی کے لیے اپنے جیسے منشوں کی گھڑیاں سنتا ہوں، ذلیل ہوتا ہوں۔ اگر تم میری بھاگیہ کے بارے بات کر رہے ہو پنڈت اشوری لال، تو تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا مذاق مت اڑاؤ، جو کچھ کہنا ہے صاف صاف کہو۔ وہ کیچو کی تلاش میں آیا تھا، وہ کم وقت عین وقت پر نہ آ جاتا تو میں آج اس سے اپنے بارے میں بہت سی باتیں پوچھتا۔ پنڈت اب بھی بے چینی سے ادھر ادھر نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ میں نے طے کر لیا کہ اپنے اور کیچو کے بارے میں اسے ایک لفظ بھی نہیں بتاؤں گا۔ اپنے گھر میں ان سادھوؤں اور پنڈتوں کی آمد مجھے قطعی پسند نہیں تھی۔ مجھے ان سے وحشت ہوتی تھی۔ اپنا چہرہ چھپانے کے لیے یوں بھی کئی محاذوں پر جنگ جاری تھی۔ ان پنڈتوں میں الجھ کر ایک نیا محاذ کھل جاتا۔ میرے دل پر اپنی بہن، ماں اور باپ کی موت نقش تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ان واقعات میں کیچو ضرور ملوث تھی، اور پھر خود میری اختلاجی حالت، وہ ہذیانی دورہ جو مجھے آنے والے دنوں سے خوفزدہ کر دیتا تھا۔ ایسے لوگوں اور ایسی باتوں سے دور رہنا ہی بہتر تھا۔ لیکن نہ میں کیچو کو روک سکتا تھا جس نے مجھ پر بڑے احسانات کیے تھے، اور نہ میں اس پنڈت کو جو صبح نمودار ہونے سے پہلے میرے گھر میں اس طرح گھس آیا تھا جیسے کہ یہ اس کا باپ کا گھر ہو، اور نہ مجھے اپنی اختراجی کیفیت پر اختیار تھا جو خوش قسمتی سے یاسمین کے موت کے بعد ہنوز مجھ پر طاری نہیں ہوئی تھی۔ میں پنڈت کے سامنے انجان بنا رہا، اور میں سب جانتا ہوں، پر بالک اتنا بتا دے کہ یہ سب اتنی کم عمری میں کیسے ہو گیا؟ پنڈت اشوری لال نے کرچھا گھما کر پوچھا۔ کیا ہو گیا؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تو یہ جگہ چھوڑ دے، تیرا استان یہ نہیں ہے، تجھے تو پہاڑوں اور گپاؤں میں ہونا چاہیے۔ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ کبھی مندر میں آ کر چل، میرے ساتھ چل، یہاں سے دور۔ پنڈت انگریزی لہجے میں بولا۔ میں نے ہنس کر کہا، میں کہاں جاؤں گا؟ میں تو دوسروں کا حکم سننے اور ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ پہاڑ، گپھائیں اور مندر تو بھاگیہ والے اور پورتے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، میں تو بڑا پاپی ہوں۔ میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ جس کیچو کے بارے میں وہ اتنا مضطرب ہے، رات ختم ہونے سے پہلے بھاگ کر یہاں چلا آیا، اور میں خود اسے کیچو کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ جب بھی آتی ہے مبہم باتیں کر کے اور الجھا کر چلی جاتی ہے۔ کیوں نہ اس پنڈت سے کیچو کے وجود کے بارے میں معلومات حاصل کروں؟ چنانچہ میں نے اسے خریدنے کے لیے تجسس امید انداز میں پوچھا، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، تم ہی بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔